नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से यह कहूँगा कि आप हमारे चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़ें, नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। कल की तरह ही आज भी नीतीश कुमार ही मीडिया में छाए रहे हैं और तकरीबन यह माना जाने लगा है, प्रिंट मीडिया में भी ये खबरें आ चुकी हैं कि वो पाला बदलने वाले हैं और शायद वो कल पाला बदल के मुख्यमंत्री बन जाए फिर से और एनडीए के सदस्य हो जाए। आपकी क्या टिप्पणी है इस घटनाक्रम पर? अब तो समय भी घोषित कर दिया गया है कि वो पहले इस्तीफा देंगे और 3:30 बजे शपथ ले लेंगे। और ये भी टीवी पर आ गया है कि भाजपा के तमाम विधायकों से उनकी सहमति ले ली गई है, दस्तखत करा लिए गए हैं, जो कि राज्यपाल को दे दिए जाएंगे कि वो नीतीश कुमार को अपना नेता स्वीकार करते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। अब देखिए, एक टीवी के एक बड़े एंकर से, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो काफी बड़े और मशहूर एंकर हैं, उनसे जब मेरी बातचीत हुई, जब वो इस विषय पर कार्यक्रम कर रहे थे, मैंने उनका कार्यक्रम भी देखा और उनसे बातचीत भी हुई, तो उनका कहना यह था कि ज्यादा संभावना यही है कि ऐसा होगा, लेकिन इसके अंदर अभी बहुत सारे पेच भी फंसे हुए हैं और वो पेच नीतीश कुमार की तरफ से भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी है। मतलब पूरी परिस्थिति इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से ये निष्कर्ष निकाल लिया गया है कि ऐसा कल 100% हो ही जाएगा। मतलब ये ऐसा होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर कोई गुत्थी ऐसी फंस जाए जिससे ये कल ना हो पाए या नहीं हो पाए, कल नहीं हो पाए फिर कभी हो या नहीं हो पाए, इस तरह का अंदेशा भी है। खैर, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो एक ऐसा मसला है जिसकी समीक्षा हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह के अंदेशों का कुछ आधार बताया गया? हाँ, इस तरह के अंदेशों का एक आधार तो ये है कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में जो बताया जा रहा है कि जो समझौता हुआ है, उस समझौते के दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि नीतीश कुमार से ये कहा गया है कि आप दो में से एक ही फायदा आपको मिल सकता है, या तो आप मुख्यमंत्री बने रहिए या आपको जितनी पिछली बार हमने सीटें दी थी 2019 में, उतनी सीटें ले लीजिए आप। अगर आप उतनी सीटें लेंगे तो आपको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा और अगर मुख्यमंत्री पद लेते हैं तो आपको सीटें कम मिलेंगी। एक तो ये कारण बताया जा रहा है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। दूसरा, इस बात पे भी बहस है कि क्या नीतीश कुमार की गद्दी, अगर वो एनडीए में जाते हैं तो वो लोकसभा चुनाव तक रहेगी या वो 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक रहेगी। दूसरी बात यह है। तीसरी बात, अभी भी आरजेडी के प्रवक्ता जो हैं वो मजबूती के साथ खम ठोक के कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे, नीतीश कुमार रहेंगे, उनसे हमारा गठजोड़ रहेगा और वो हमारी सरकार का नेतृत्व करेंगे। उनसे बार बार पूछा जा रहा है, वो बार बार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अभी 1 घंटे पहले तक की बात बता रहा हूं। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो समर्थक पत्रकार हैं, उनका भी कहना यह है कि उनकी अपनी राय है कि नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जाएंगे। वो भी उसको मजबूती के साथ कह रहे हैं कि वो एनडीए में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी व्याख्या ये थी कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में जाएंगे तो उनकी राजनीति को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उनके बहुत सारे विधायक भी इसका विरोध करेंगे और वो हो सकता है कि नीतीश कुमार का वो साथ एनडीए में जाने में ना दें। सारे नहीं, लेकिन कुछ विधायक जरूर वो करेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि नीतीश कुमार के जो 45 विधायक थे, वो 45 विधायक उनके साथ पूरी तरीके से हैं या नहीं है। तो नीतीश कुमार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फैसले लिए, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे रुके हुए तबादले किए हैं, बड़े बड़े आईएएस अफसरों का उन्होंने तबादला किया है। यानी उन्होंने बिहार का जो प्रशासन है उसको लगभग ताश की गड्डी की तरफ फेंट दिया है उन्होंने पूरी तरीके से। तो ये सब जो कल सवेरे भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की भी बैठक है, कल आरजेडी की भी बैठक है, राष्ट्रीय जनता दल की भी बैठक है, और कल नीतीश कुमार जनता दल यू के विधायक दल की बैठक भी है। जहां पर शक होता है कि शायद नीतीश कुमार पाला बदलने की तैयारी कर चुके हैं, वो जनता दल यूनाइटेड के ही प्रवक्ता के वक्तव्य से शक होता है। उनका कहना यह है कि हमसे अगर आपको सवाल पूछना है तो आज क्या हुआ इसके बारे में पूछिए, कल क्या हुआ था इसके बारे में पूछिए, कल क्या होगा इसके बारे में मत पूछिए।
वो ये कह रहे हैं। तो पूरी परिस्थिति स्पष्ट भी है और अस्पष्ट भी है। वो रहस्यों के आवरण में भी है और खुली, दोनों सिरों पे खुली हुई है। कल कुछ भी हो सकता, कुछ भी घटित हो सकता है। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है और नई परख का सवाल है, आपका सवाल है, मैं ये मानता हूं कि मैं इसे कुल मिलाकर एक बहुमुखी मनोवैज्ञानिक युद्ध के तौर पर ही देखता हूं। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध 2-2.5 महीने पहले शुरू हुआ था और इसलिए शुरू हुआ था ताकि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कमजोर पक्ष हैं, उन कमजोर पक्षों को मजबूत किया जा सके। बिहार में ये मनोवैज्ञानिक युद्ध नीतीश कुमार पर टिका हुआ था। कर्नाटक में ये मनोवैज्ञानिक युद्ध डी.के. शिव कुमार पर टिका हुआ है। उत्तर प्रदेश में ये मनोवैज्ञानिक युद्ध मायावती के किरदार पर टिका हुआ है। और महाराष्ट्र में ये मनोवैज्ञानिक युद्ध शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो टूटे हुए धड़े हैं उनके ऊपर टिका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के दो लक्ष्य हैं, एक दूरगामी लक्ष्य है और एक अल्पकालीन लक्ष्य है। दूरगामी लक्ष्य यह है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके एक बड़े पैमाने पर एक माहौल बनाया जाए, लेकिन भाजपा को यकीन है कि इससे वो चुनाव नहीं जीतने वाली है। उसके लिए चुनाव जीतने के लिए तमाम तिकड़में हैं, उन तमाम तिकड़मों को करना उनके लिए अनिवार्य है। इसीलिए अब राम मंदिर और दर्शनार्थियों की भीड़, ये सारा का सारा पूरी तरह पृष्ठभूमि में चला गया है। इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। चर्चा सिर्फ जो रोजमर्रा की राजनीति है, तिकड़म है, दांव घात है, सारी चर्चा इसी के ऊपर है। लेकिन अगर हम इस कयास को एक बार के लिए मान लें कि कल ऐसा कुछ होने वाला है जिसमें नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल की रणनीति यह होनी चाहिए कि वह अपने तरीके से सरकार बनाने की कोशिश करे, कुछ तोड़फोड़ करे, ये चुनाव में उसके लिए लाभप्रद होगा, या सीधे तौर पे अपने आप को उस चुनाव में ले जाए? देखिए, तेजस्वी यादव और लालू यादव ऐसा करते हुए नहीं दिखना चाहते। तेजस्वी यादव का वक्तव्य देखिए, उन्होंने कहा नीतीश कुमार हमारे आदरणीय हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनके प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारी सरकार का नेतृत्व करते रहेंगे। तो उनकी तरफ से बिल्कुल ये दिखने की कोशिश नहीं की जा रही है कि वो इस गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। वो अपनी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस गठबंधन को बनाए रखने की कोशिश करते हुए लग रहे हैं। इस मामले में उनका और कांग्रेस का रवैया काफी मिलता जुलता है। ये जो पूरा मसला है, उसने क्या जीतन राम मांझी जैसे छोटे समूह की प्रासंगिकता को और बढ़ा दिया? कम से कम समाचार चैनलों से तो ऐसा ही लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद तक ऑफर कर दिया। भाजपा की तरफ से इस पूरे मसले में दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों की भूमिका भी है उन दिक्कतों में। क्योंकि अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ आते हैं तो फिर इन लोगों को जो सीटें भाजपा ने देने का वायदा किया था, भाजपा उस वादा नहीं पूरा कर पाएगी। इसीलिए वहां पे पेच फंसा हुआ है कि आप मुख्यमंत्री पद ले लीजिए या सीटें ले लीजिए। अगर नीतीश कुमार को उतनी ही सीटें दी जाती हैं जितनी सीटें 2019 में दी गई थी, तो फिर इन लोगों को सीटें कैसे मिलेंगी? भाई 2019 में मुख्य तौर पर 3 भागीदार थे, रामविलास पासवान की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। यही 3 भागीदार थे। इन्हीं में तो मुख्य तौर पर सीटों का बंटवारा हुआ था और बड़े पैमाने पर सीटें जीती गई थी। एक सीट को छोड़ के बाकी सारी सीटें उन्होंने जीत ली थी। अब लेकिन कितने भागीदार होंगे? रामविलास पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब तो 6 दूने हो गए हैं उसमें। तो कुछ ना कुछ सीटें तो छोटे छोटे ये जो घटक दल हैं उनको भी देनी पड़ेंगी। वो सीटें भाजपा अपने हिस्से से नहीं देगी, भाजपा नीतीश कुमार के हिस्से से देना चाहेगी। तो इस प्रकार की सौदेबाजी दोनों के बीच में हो रही होगी, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। किसी चीज का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मैं कल की बात आज भी कह रहा हूं, किसी चीज का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, किसी ने कोई साफ बात नहीं कही है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है। सारी की सारी बातें कयासों के दौर में हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई राज्यपाल से मिला हो आज। भाई कल अगर नीतीश कुमार शपथ लेंगे तो किसी न किसी को राज्यपाल से मिलना चाहिए था, नीतीश कुमार के पक्ष में समर्थन पत्र दिया जाना चाहिए था, या हो सकता कल ही समर्थन पत्र दिया जाए। तो ये जो स्थिति है, अभी भी अटकलों
और कयासों के दायरे में है। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि अगर नीतीश कुमार, एक बार हम मान लें नीतीश कुमार नहीं छोड़ते, अगर वो नहीं छोड़ते हैं इंडिया गठबंधन, तो ये सारी की सारी जो कयासबाजी है कल मुंह के बल गिर जाएगी और एक स्पष्ट वक्तव्य नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तरफ से आएगा कि भाई हम लोग साथ साथ हैं और साथ साथ मिलकर हम लोग आगे भी राजनीति करेंगे, विपक्षी राजनीति करेंगे, भाजपा को मिलजुल के हराएंगे। एक संभावना ये है। दूसरी संभावना यह है कि नीतीश कुमार एनडीए में चले जाएंगे। अगर नीतीश कुमार एनडीए में चले जाते हैं तो मेरा मानना यह है कि उससे संदेश ये जाएगा कि विपक्ष की राजनीति बहुत ही कमजोर है, विपक्ष की एकता बहुत कमजोर है, विपक्ष की एकता की जो शुरुआत कर रही, जिसने शिराजा बनाया विपक्ष की एकता का, वही छोड़ के चला गया। उससे पूरी तरीके से इनका जो विपक्ष का पूरा जो नैरेटिव है, जो पहले से ही कमजोर नैरेटिव है, वो कमजोर नैरेटिव भी पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्तागण यह मान के चल रहे हैं कि अभी तक गठबंधन बना हुआ है। फिर जयराम रमेश ने ये कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार से बातचीत हो जाए। फिर डिंपल यादव का एक स्टेटमेंट देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि वो इंडिया के नेता और प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जैसा कि उन्होंने उनके पति ने एक दिन पहले कहा था। तो इससे कैसा लगता है कि इंडिया गठबंधन के भीतर उनको मनाने की कोशिशें चल रही हैं? बिल्कुल, मेरा मानना यह है कि उधर से भी, उधर केवल भाजपा की तरफ से जो हो रहा है वो तो सामने आ रहा है, दूसरी तरफ से जो हो रहा है वो सामने नहीं आ रहा है। देखिए, अभी तक राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव ने या तेजस्वी यादव ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है जिससे हम लोग सीधा नतीजा निकाल सकें कि वो नीतीश कुमार को धकेया देना चाहते हैं या उनके हाथ से सत्ता छीन लेना चाहते हैं। कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह का कोई भी वक्तव्य नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और डिंपल यादव क्या कह रहे हैं ये आपने अभी खुद ही बताया है। तो एक किसी भी इंडिया गठबंधन के किसी भी घटक दल की तरफ से ये नहीं आया है। इंडिया गठबंधन के जो सोशल मीडिया पर समर्थक पत्रकार हैं, जो लंबे लंबे वक्तव्य देते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी को या तो अर्जुन की तरह पेश करते हैं या भगवान कृष्ण की तरह पेश करते हैं या भगवान राम की तरह पेश करते हैं, उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी हर हालत में कांग्रेस को तबाह बर्बाद कर देना चाहते हैं और विपक्ष की इस पूरी एकता को तबाह बर्बाद कर देना चाहते हैं। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से फोड़ने के पीछे उनका प्रमुख इरादा यही है। बिहार की सीटें जीतना हारना एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन वो उनका बुनियादी लक्ष्य नहीं है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस को पिछली बार जो सीटें मिली थी उससे भी कम रह जाए, आधी सीटें रह जाएं और उसकी विपक्ष की पूरी एकता धराशायी हो जाए। क्योंकि विपक्ष की एकता जब बनने की शुरुआत हुई थी तो भाजपा और नरेंद्र मोदी सभी विचलित हो गए थे, क्योंकि आज तक नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसको विपक्ष की एकता की कसौटी पर नहीं कसा गया है। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने 2 जो लोकसभा चुनाव जीते हैं और जो बहुमत प्राप्त किया है वो विपक्ष की एकता का मुकाबला करके नहीं किया है। तो वो नहीं चाहते कि इस तीसरे चुनाव में भी उन्हें विपक्ष की एकता का मुकाबला करना पड़े। तो इस पूरा जो माहौल है और जो कुछ भी चर्चा चल रही है उससे एक ही कारण नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार क्यों चले जाएंगे एनडीए में, कि उनके जो सांसद हैं उतने बने रहें। उन्हें शायद यही कहा जा रहा है कि उन्हें शायद ये डर हो गया है कि उनके उतने सांसद नहीं बने रहेंगे। क्या आपको इसके अलावा कोई और कारण नजर आता है जिसके चलते नीतीश कुमार को एनडीए में जाना चाहिए? देखिए, 2 बातें ऐसी हैं जो कही जा रही हैं, मैं उनको आपके सामने रख देता हूं उन बातों को। पहली बात तो ये कही जा रही है कि नीतीश कुमार को जो इंडिया गठबंधन से उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। उन्होंने इंडिया गठबंधन का शिराजा बनाया, लेकिन इंडिया गठबंधन ने उन्हें उसके उपलक्ष्य में जो दिया उसकी प्रमुख भूमिका जो दी जानी चाहिए थी उसको औपचारिक रूप से स्थापित नहीं किया। यानी उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया या संयोजक नहीं बनाया या चेहरा घोषित नहीं किया, वगैरह वगैरह वगैरह। एक तो इस चीज से नीतीश कुमार बहुत नाराज हैं और ये 13 जनवरी को जो एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में राहुल गांधी ने जो कहा कि ममता बनर्जी नहीं चाहती, ममता बनर्जी से पूछ लिया जाना चाहिए, उनकी सहमति नहीं है, इस बात से उन्हें सख्त नाराजगी है। और एक तो ये बात कही जा रही है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि राम मंदिर का जो एक भाजपा ने बहुत बड़ा तूमार बांधा है कि उसकी वजह से सारा देश उसकी तरफ आ गया है, उससे एक माहौल बना है और उस माहौल में नीतीश कुमार को लगने लगा है कि भाजपा को, नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन हो गया
वो ये भी देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की गतिविधियां कमजोर किस्म की हैं, धीरे धीरे चल रही हैं। वो जब चुनावी मुहिम चल रही थी तब भी उन्होंने इस बात पे आपत्ति की थी। इसलिए उनको लगता है कि इनके साथ रह के कुछ मिलने वाला है नहीं, इसलिए बेहतर है कि जो पार्टी चुनाव जीतने जा रही है उसके साथ चला जाए। ये दो बातें मुख्य तौर पर कही जा रही हैं। अब मुझे लगता ये है कि नीतीश कुमार जो विपक्ष की एकता करने के लिए जो पहलकदमियां ले रहे थे, जो बड़ी प्रशंसनीय थी, सबने उनको उनका श्रेय भी दिया, वो मेरे ख्याल से उनके राजनीतिक जीवन में एक नई घटना थी, एक नई तरह का। बिहार के मुख्यमंत्री तो वो पिछले 18 साल से हैं और अब वो 72 साल के हो गए हैं। अब वो और मुख्यमंत्री बने रहेंगे 2-4 साल, 5 साल, तो उससे कोई नई बात वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो भाजपा के मुकाबले विपक्ष की एकता खड़ी कर सकते थे, जो उन्होंने खड़ी की भी, वो एक नई बात थी, एक नई पहलकदमी थी, एक नए किस्म का श्रेय था। हाँ, ये सही है कि उनको जो औपचारिक श्रेय मिलना चाहिए था वो नहीं प्राप्त हुआ है, और वो मैं मानता हूं कि वो कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन के जो अन्य घटक दल हैं वो उनकी समस्या है, एक ऐसी समस्या जिसको मैं नहीं मानता कि वो दूरंदेशी से उपजी थी। लेकिन इसमें एक सवाल मेरे मन में ये आता है कि जिन महीनों में कांग्रेस अपने चुनाव पर ध्यान दे रही थी, उस समय नीतीश कुमार खुद सक्रिय रहकर इंडिया गठबंधन में अपनी स्थिति को भी मजबूत कर सकते थे और इंडिया गठबंधन को भी मजबूत कर सकते थे। क्या ये उनका ये मान लेना कि कांग्रेस ही सब कुछ करेगी, उनकी एक राजनीतिक चूक मानी जा सकती वो है? असल में केसी त्यागी ने कहा नहीं है, केसी त्यागी ने कहा है कि कांग्रेस के पास ही इंडिया गठबंधन की मीटिंगें बुलाने की, उसका कोऑर्डिनेशन करने की जिम्मेदारी कांग्रेस को दी गई थी। तो कांग्रेस ने उस काम को नहीं किया। ये लोग प्रतीक्षा करते रहे कि वो इस काम को करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने वो काम नहीं किया। समन्वय के लिए जो काम करना चाहिए था वो कांग्रेस का काम था करना, जो कि कांग्रेस ने नहीं किया, ऐसा केसी त्यागी का कहना है। मैंने भी उन्हें कहते हुए सुना है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दल कांग्रेस के ऊपर जोर देते कि आप जरा मीटिंग बुलाइए, तो कांग्रेस उसको बुलाने से मना नहीं कर सकती थी। तो इसमें इस ढील ढाल में सबकी हिस्सेदारी है, इस ढील ढाल में सबकी हिस्सेदारी है। क्या अगर कल कुछ जैसा कि उम्मीद है वैसी ही चीज़ें हो जाती हैं, यानी कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं, तो क्या एनडीए से कुछ दल फिर इंडिया गठबंधन की ओर आ सकते हैं? क्योंकि वहाँ तो काफ़ी दलों की भीड़ इसकी हो जाएगी। संभावना बहुत कम है। इसकी संभावना इसलिए कम है क्योंकि सत्ता तो नरेंद्र मोदी के पास है, और लग भी रहा है कि आगे भी सत्ता उनके पास रहेगी। मतलब इसकी ज्यादा संभावना दिख रही है। नरेंद्र मोदी के हार जाने की या सीटें कम हो जाने की एक संभावना है, लेकिन वो क्षीण सी संभावना है, वो कमजोर सी संभावना है। तो हम ज्यादा से ज्यादा ये बात कह सकते हैं कि अभी भी पेच फंसा हुआ है, पेच अभी भी फंसा हुआ है। और इस बात की भी एक संभावना है कि नीतीश कुमार का पक्ष बदलने, नीतीश कुमार को अपना पक्ष न बदलना पड़े, या मजबूरी में वो अपना पक्ष न बदल पाए। या हो सकता है, जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा है, कि अभी खेला होना बाकी है। एक आखिरी सवाल कि क्या इन सारे घटनाक्रम के बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि हमने महाराष्ट्र में बेकार में गलती की? अगर उद्धव ठाकरे बोल रहे थे कि पहले मुझे मुख्यमंत्री बन जाने दीजिए, तो बन जाने देते, या उस घटना से उन्होंने सबक सीखा? क्योंकि बाकी जगह तो काफ़ी उदार दिखते हैं उसके बाद के अनुभवों में। क्षेत्रीय नेताओं को महत्व दे रहे हैं वो। क्या उस घटना को आप एक मील का पत्थर मानते हैं एनडीए की राजनीति के लिए? देखिए, महाराष्ट्र में क्या था कि महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति थी, वो कुछ इस तरह की स्थिति थी कि पहले से ही बहुत मांग हो रही थी कि शिवसेना का साथ छोड़ देना चाहिए, अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे चुनाव लड़के। यहां तक कि बिहार की भी यही स्थिति है। बिहार में ठीक है, अगर आला कमान दबाव डालेगा और सबसे कहेगा मानने के लिए, तो सब लोग मान जाएंगे इस बात को। भाजपा में ऐसा कोई विद्रोह होने की संभावना नहीं रहती है, और घटक दल भी मान जाएंगे, भले ही उन्हें अपना मन महसूसना पड़े। लेकिन बहुत इस बात की बहुत मान्यता है बिहार में भाजपा के अंदर कि अकेले रहना चाहिए, थोड़ी देर सवेर हो सकती है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन अंततः हम लोग जो है वो अकेले दम पे इन दोनों को हरा देंगे और भाजपा एक बहुत सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। भाई पिछली बार भी देखिए, तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उसकी तेजस्वी यादव की पार्टी से केवल एक ही सीट तो कम थी भाजपा की। वो नीतीश के साथ गठबंधन में थे। 15 का अनुभव शायद उनका खराब रहा था।
ये भी जब वो पिछला विधानसभा चुनाव लड़े थे, तो उनका नीतीश कुमार के साथ गठबंधन था। 15 में गठबंधन नहीं था, तो काफ़ी कम सीटें जीते थे। तो जब दोनों साथ आ जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी भी बिहार में कमज़ोर हो जाती है। जैसे कि हाँ, ये पहले बात आप सही है। देख मैं तो मानता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन मिलजुल के चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लड़ता, तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 10 सीटों का नुकसान होता, 9-10 सीटों का नुकसान जरूर होता। और भाजपा को नहीं मालूम है कि वो भरपाई कहां से की जाएगी, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि आप पश्चिम बंगाल से पहले ऐसी सीटें जीत लेंगे, आप कर्नाटक से पहले ऐसी सीटें जीत लेंगे, तेलंगाना से जीत लेंगे, उड़ीसा से जीत लेंगे, इन सब जगह सीटें कम हो सकती हैं। अब मान लो बिहार में भी सीटें कम हो जाएंगी, तो फिर भरपाई कहां से होगी? क्योंकि भाजपा को भी लगता है ठीक है, राम मंदिर बना दिया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जितना प्रचार हो सकता था हो गया, एक माहौल भी बना दिया, लेकिन आखिरकार चुनाव की शर्तों पर लड़ा जाएगा। चुनाव जो है ना, वो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों का योगफल होता है। केवल केमिस्ट्री से इससे भी राम मंदिर तो केमिस्ट्री है, केवल उससे भी नहीं लड़ा जा सकता। उस केमिस्ट्री को फलदायी बनाने के लिए जरूरी है कि आप मैथमेटिक्स लाएं, अंकगणित बनाएं अपने पक्ष में। तो अब केमिस्ट्री बनाई जा चुकी है, अंकगणित बनाने की कोशिश हो रही है भाजपा की तरफ से। पिछले कुछ सालों की घटनाओं से क्या ये हम कह सकते हैं कि अब राजनीतिक, जिसको हम प्रैग्मेटिक होना कहते हैं, उसकी कसौटी ज्यादा बन चुकी है और विचारधारा काफी निपट में जा चुकी है? हमेशा ही प्रैग्मेटिक होती है। और जब हम कहते हैं रजनी कोठारी की भाषा में या दूसरे विद्वानों की भाषा में कि भारतीय राजनीति का बुनियादी किरदार गठजोड़ात्मक है, कोलिशन है, तो उसमें विचारधारा, कोलिशन तभी बनता है जब आप विचारधारा को स्थगित कर देते हैं। अगर विचारधारा टिके रहेंगे तो कोलिशन कैसे बनेगा? आप अपनी विचारधारा पर जोर देंगे, दूसरा अपनी विचारधारा पर जोर देगा। आपको कभी जितने भी बड़े कोलिशन हुए हैं आज तक, सब विचारधारा को स्थगित करके ही हुए। भाई जब 67 में संयुक्त विधायक दल के 10 राज्यों में सरकारें बनी थी, तो उनमें जनसंघ भी था, उनके अंदर सीपीआई भी थे, उसके अंदर समाजवादी भी थे, कांग्रेस के टूटे हुए उससे भी थे। सबने अपनी विचारधारा स्थगित की थी। जब एनडीए बना था, उसने भी अपनी विचारधारा स्थगित की थी। बिना विचारधारा स्थगित किए हुए भारतीय राजनीति में विचारधारा का महत्व है, लेकिन चूंकि उसका बुनियादी चरित्र गठजोड़ात्मक है, इसलिए विचारधारा को बार बार स्थगित करना पड़ता है। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और बिहार की राजनीति के घटनाक्रम पर और देश की राजनीति के घटनाक्रम पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।